हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई इंग्लिश का हैंड आउट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है। फर्स्ट फ्लाइट के 2 लेक्चर हम लोग प्रोज का सेक्शन देखे थे और तीसरा जो लेक्चर था वो पोइट्री का सेक्शन देखे थे। और ये चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर में भी हम लोग पोइट्री देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुके हैं। चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो है सो हम लोग ये 3 कविता का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला है द बॉल पोएम, उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसके बाद अमंडा। ये तीनों कविता है। इस तीनों कविता का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप सबसे पहले आप देखेंगे ये दोनों कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बॉल पोएम एक ही चैप्टर में ये दोनों कविता दिया गया है। और इसमें जो लास्ट 2-3 साल में सीबीएसई का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल क्वेश्चन पेपर है, वो शॉर्ट आंसर टाइप का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आप ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर जो है सो 2024 में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए आप कविता का लाइन दिया गया, प्रॉपर ये स्टैंजा दिया गया है। इसका आप जो है सो हम लोग को जवाब देना है, ठीक है। इसमें देखिए एक्सट्रैक्ट जो दे रखा है, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, ठीक है। Next, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning. तो ये देखिए आप इसमें आप पाएंगे, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये कविता का लाइन दिया गया है। तो ऑलरेडी आपको ये कविता पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा आपको रिपीट कर दे रहे हैं, इसका है ना, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। फिर फर्दर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए दिया गया है, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, मतलब उसका बॉल खो गया है और कोई मतलब नहीं है यदि हम लोग बोलते हैं कि दूसरा बॉल है, दूसरा बॉल ले लो, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, ठीक है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और ये जो बच्चा है वो इमोशनली पूरी तरीके से वो टूट चुका है, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन, और वो एकदम से रिजिड वो खड़ा है, कांप रहा है, और बॉल जिधर वो गया है, ठीक है, वो पानी में वो गिरा है, उधर वो कंटिन्यू वो देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है। और ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है। तो उसका जो है जितना बचपना वो गुजरा है उसी एरिया में, ठीक है। यंग डेज उसका गुजरा है और बॉल से उसका एक कनेक्शन है, लंबे समय तक उसी पर्टिकुलर बॉल से वो खेल रहा था। तो नया बॉल देने का कोई मतलब नहीं बन पाता, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर बॉल है उससे उसका एक कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, यदि मैं उसे कुछ पैसे दे देता हूं जो कि दूसरा बॉल खरीद लो, या फिर कोई दूसरा बॉल मैं देता हूं खरीद कर, तो वो एक वर्थलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर बॉल से उसका कनेक्शन है और इसीलिए वो सैड है, उदास है, ठीक है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ठीक है। अब वो पहली बार इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सो वो सीख रहा है, समझ रहा है, उस चीज को वो सेंस कर रहा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो कि वो बॉल था, बॉल को केयर करना था, बॉल नहीं खोना चाहिए था, लेकिन वो बॉल खो गया। तो ये एक ये भी चीज बताता है कि वो चीज परमानेंट नहीं था, वो टेम्पररी था, वो चीज वो खो गया। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, ठीक है। और ऐसा जो ये बॉल है और इस तरह की घटनाएं जो है, हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है उस बॉल को, ठीक है, वो नहीं ला सकता है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। तो उस बॉल को जो है वो कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता है, ठीक है। और मनी जो है वो एक्सटर्नल है, ही इज लर्निंग, इस चीज को वो सीख रहा है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मनी से चीजें हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो बॉल खोया है उसको हम नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये चीज इसमें दिखाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन, which of the following best describes the speaker's attitude towards the बॉयज रिएक्शन टू लॉसिंग हिज बॉल, ठीक है। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, इसमें जो है सो कौन सा ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन जो कि वो डिस्क्राइब करता है स्पीकर के एटीट्यूड को, स्पीकर के एटीट्यूड को वो डिस्क्राइब करता है टुवर्ड्स द बॉयज रिएक्शन टू लॉसिंग हिज बॉल, ठीक है, जो बॉल वो खोया है, ठीक है, तो उसके लिए उसका क्या रिएक्शन रहा है, ठीक है, क्या वो इंडिफरेंट है एज द बॉल इज इनएक्सपेंसिव, क्या वो इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मीन्स होता है कि मतलब आप किसी से है ना अनभिज्ञ होते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिफरेंट तो नहीं है। सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ बॉयज लॉस, यस, यहाँ पर जो है जो ऑथर है वो काफी ज्यादा सिंपैथेटिक है ना, उसके प्रति एक भावनात्मक रूप से जो है वो उसको देख रहे हैं एक सद्भावना की तरह, ठीक है, और उनको भी पता है जो कि जो बच्चे का जो बॉल खोया है उस अंडरस्टैंडिंग को वो समझ पा रहे हैं उसके इमोशंस को, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कमेंट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर इन द एबव एक्सट्रैक्ट, तो इस कविता में जो है मेटाफर यूज हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ मेटाफर इन द एक्सट्रैक्ट इनहांसेस द इमोशनल डेप्थ ऑफ द पोएम बाय कंपेयरिंग द लॉस ऑफ बॉयज बॉल टू अ प्रोफाउंड existential realization about the transient nature of possessions and the importance of personal responsibility, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, मेटाफर जो यूज हुआ है एक्सट्रैक्ट में, इस कविता में जो मेटाफर यूज हुआ है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, ये दो कंपैरिजन करने में यूज होता है, पोएटिक डिवाइसेस लाइक सिमिली और मेटाफर, ये दोनों जो है कंपैरिजन करने में यूज होता है, ठीक है। तो ये जो मेटाफर यूज हुआ है, ठीक है, मेटाफर इन द एक्सट्रैक्ट इनहांस करता है इमोशनल डेप्थ को, ठीक है, इमोशनल डेप्थ ऑफ द पोएम बाय कंपेयरिंग द लॉस ऑफ द बॉयज, ठीक है, बॉयज बॉल, ये चीज जो है का ये चीज कंपेयर कर रहा है कि बॉय का जो बच्चे का जो बॉल खोया, ठीक है, उसकी लॉस को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और ये जो है प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन है अबाउट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ पोजेशंस, मतलब कोई भी चीज यदि पोजेशन है, मतलब कुछ भी आपके पास पोजेशंस के रूप में कुछ भी है, ठीक है, तो वो उसका एक ट्रांजिएंट नेचर है, मतलब कुछ ही समय तक रहता है, वो कभी भी क्या हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, खो सकता है, या फिर वो बर्बाद हो सकता है, कुछ भी जो पोजेशन है आपके पास, तो वो टेम्पररी बताया उस चीज को। द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और ये चीज भी बताया कि एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, और वो चीज जो है सो इसके जरिए सिखाया भी गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्रेज ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, तो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, इसमें ये चीज सिंबलाइज करता है कि जो बॉयज का जो इनोसेंस है और केयर फ्री चाइल्डहुड है, ये एकदम से सेटल्ड हो चुका है, ठीक है, एकदम से वो सेटल्ड हो चुका है। तो बॉयज जो बॉय का है जो इनोसेंस है और केयर फ्री चाइल्डहुड जो है वो एकदम से वो सेटल्ड हो चुका है बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल, उसका जो बॉल खोया है इससे वो सेटल्ड हो चुका है। ये चीज लीडिंग हिम कन्फ्रंट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड लर्न द वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज जो है उसको वो लीड करता है कि वो कैसे वो कन्फ्रंट कर रहा है हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को, जो लाइफ की जो सच्चाई है उसको वो क्या कर रहा है, वो कन्फ्रंट कर रहा है, वो फेस कर रहा है, और वो सीख रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना वो सीख रहा है, वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, briefly state in about 40 words the boy's journey from seeking grief to his learning in the above extract, ठीक है। इसमें देखिए आप 1 मिनट, इसमें देखिए आप ब्रीफली आपको स्टेट करना है, ठीक है, 40 वर्ड्स में आपको बॉयज के जर्नी का, उसका जर्नी कैसा रहा, कौन सा जर्नी, सेकिंग ग्रिप टू हिज लर्निंग, ठीक है, पहले तो बॉल उसका खोया है, उसके बाद वो पूरी तरीके से वो टूट चुका है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद वो लर्न कर रहा है, ठीक है, कि कैसे बार बार ये घटनाएं हो सकती है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो गेन करने का वो लर्न कर रहा है, ठीक है। द बॉयज जर्नी फ्रॉम सेकिंग ग्रीप टू हिज लर्निंग, ये चीज रिफ्लेक्ट करता है his transition from initial despair and sorrow over the lost ball to a realization about the impermanence of material possessions, ठीक है। तो जो बॉयज का जो बच्चे का जो वो जर्नी है, ठीक है, सेकिंग ग्रिप से, ठीक है, वो जो लर्न कर रहा है, ये चीज रिफ्लेक्ट करता है उसका ट्रांजिशन, किस चीज का ट्रांजिशन, कैसे इनिशियली जो है प्रारंभिक रूप से जब उसका बॉल खोता है तो वो काफी ज्यादा वो डिस्पेयर होता है, निराश होता है, एंड सोरो ओवर द लॉस्ट बॉल, ठीक है, वो काफी ज्यादा वो क्या करता है, वो लॉस्ट बॉल पर वो दुख व्यक्त करता है, लेकिन फाइनली वो रियलाइज करता है इसके इम्परमानेंस
ऑफ मेटेरियल पोजेशंस, मतलब जो मेटेरियल पोजेशंस है, ठीक है, तो उसको लेकर जो है वो सीखता है जो कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, और ये चीज जो है, ठीक है, impermanence of material possessions and the importance of personal growth and maturity in navigating life's challenges, और ये भी चीज वो पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, उसके इंपॉर्टेंस को वो सीख रहा है, और जो लाइफ का वो चैलेंजेस है उसको वो कैसे नेविगेट कर सकता है मेच्योर तरीके से, उसको वो जो है वो सीखना चाहता है, ठीक है, वो सीखेगा उस चीज को। अब देखिए आप नेक्स्ट है, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर जो है 23 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, देखिए क्या इसमें, ये भी देखिए आपका, ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कविता उसके ऊपर है, इसमें आप पढ़े होंगे जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ाए थे, जो कि अलग अलग जो एनिमल्स है उसको आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might known plus the crocodiles you always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smiles but they weep, they are crocodiles, ठीक है। इसमें आप देखिए ये भी कविता ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं एक एक, इसमें देखिए आप क्या है, दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might known plus, ठीक है, तो मतलब यदि हमें दो एनिमल्स में क्या करना पड़े, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़े, तो जो बिगनर है मतलब नोवाइस है, जिसको कि एनिमल्स के बारे में जो है सो ज्यादा जानकारी नहीं है, वो कंफ्यूज कर सकता है। अब किन दो एनिमल के बीच कंफ्यूज कर सकता है, तो क्रोकोडाइल और हाइना के बीच वो कंफ्यूज कर सकता है समझने में। तो क्या है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना, दस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे विप दे आर क्रोकोडाइल। तो ये जो दोनों जो एनिमल है, क्रोकोडाइल और जो आपका हो गया ये हाइना, इन दोनों में जो है सो यदि कोई बिगिनर है एनिमल्स के बारे में, यदि उसको कुछ इन डेप्थ जानकारी नहीं है तो वो नॉन प्लस हो सकता है, दैट मीन्स वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो इसमें हम लोग ये चीज बताया गया है इस कविता में, स्टेंजा में, कि आपको यदि समझना हो जो कि ये हाइनाज है, इसका अर्थ है जो कि आप जब भी वो आपके सामने अप्रोच करेगा आएगा तो मेरी स्माइल्स, दैट मीन्स वो हंसते हुए आएगा, ऐसा लगेगा जो कि वो हंस रहा है। लेकिन वही जो क्रोकोडाइल है ऐसा लगेगा कि वो रो रहा है। तो ये चीज जो है उसको डिनोट करने का साधन है, आप इससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्रोकोडाइल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर, आपको बताया क्रोकोडाइल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। ऐसा जब आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो रो रहा है, तो वो टीयर्स जैसा भाव हो। स्माइल कौन करता है, तो हाइना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हाइनाज आर फेमस फॉर वीपिंग, हाइनाज आर फेमस फॉर वीपिंग। तो हाइनाज जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, तो व्हिपिंग के लिए वो काफी ज्यादा वो क्या है, वो फेमस है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो प्रॉपर है लाइन जो दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स का बात कर रहा है। अभी जस्ट स्टेंजा हम लोग देखे हैं जो कि हाइनाज जो है क्या वो सॉरी रोने के लिए वो जाना जाता है, नहीं। हाइनाज जो है वो स्माइल, मेरी स्माइल, जब आप लाइन में देखे थे कविता के लाइन में क्या लिखा गया था, मेरी स्माइल्स, मेरी स्माइल्स, ठीक है, वो कविता में जो है वो लाइन में दिया गया था, ठीक है। तो हाइनाज आर फेमस फॉर मेरी स्माइल्स, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू तब होता है जब वहां पर जो है सो वो क्राइंग का बात आएगा, तो ये स्माइल का बात आता है, ठीक है। अब देखिए इसी स्टेंजा में एक वर्ड यूज हुआ है जो कि लाइन 2 में है, नोवाइस। नोवाइस का अर्थ होता है बिगिनर, बिगिनर होता है यदि कोई किसी भी फील्ड में, ठीक है, बिगिनर है मतलब, ठीक है, उस फील्ड का उसको जानकारी नहीं किसी पर्टिकुलर चीज का, तो वो बिगिनर कहलाता है वो। तो नोवाइस क्या हो जाएगा, बिगिनर। तो लर्नर होगा नहीं, बिस्ट होगा नहीं, वाइल्ड एनिमल होता है टेंडर फुट नहीं, तो बिगिनर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, बिगिनर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट हैज प्रेजेंटेड टू डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ एनिमल। अब जो है इसमें देखिए आप दो डिफरेंट, एक बिहेवियरल ट्रेट्स दिखाया गया, लक्षण दिखाया गया एनिमल का, एक जो है हाइना का, दूसरा क्रोकोडाइल्स है। तो कौन कौन सा बिहेवियरल ट्रेट्स है वो आपको मेंशन करना है यहाँ। तो दे आर कौन कौन सा, हाइनाज है जो कि विथ मेरी स्माइल्स, यदि वो आपको अप्रोच करता है हंसते हुए स्माइल करते हुए तब वो हाइनाज होगा। और
क्रोकोडाइल है, ठीक है, क्रोकोडाइल है, यदि वो रोता हुआ है ना, वो आपको अप्रोच करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्रोकोडाइल कहलाएगा, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द पोएट यूसेज a novice might nonplus instead of the novice might get confused. How does the usage impact the poem? ठीक है, तो इसमें जो है पोइट ये बताते हैं, जो ये जो लाइन यहाँ पर यूज हुआ कविता में आप देखे थे, अनोवाइस बिगिनर क्या कर सकता है, माइट नॉन प्लस बिगिनर यदि कोई व्यक्ति है वो कंफ्यूज कर सकता है, इंस्टीड ऑफ द नोवाइस माइट बी कंफ्यूज। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पोइट है वो चाहते तो आप नॉन प्लस की जगह वो कंफ्यूज लिख सकते थे, क्योंकि नॉन प्लस का अर्थ ही होता है कंफ्यूज, लेकिन यही लाइन इन्होंने क्यों यूज किया, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, है ना, यही लाइन इन्होंने क्यों यूज किया, और यहाँ पर जो है द नोवाइस माइट गेट कंफ्यूज, तो दोनों का अर्थ सेम ही है, बट यहाँ पर जो है मेजर रीजन होता है, जब भी कोई पोइट कविता लिखते हैं तो ध्यान में रखा जाता है उसका राइम स्कीम ठीक है, तो राइम स्कीम को ध्यान में रखा जाता है, तो राइम स्कीम को ध्यान में रखकर उसको लिखा जाता है, इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए उसको किया गया। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 2026 में क्वेश्चन पूछा है, क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये एक्सट्रैक्ट जो है सो आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन होगा उसका जवाब देना है आपको, और ये द बॉल पोएम कविता है उससे लिया गया है। देखिए इसका एक्सट्रैक्ट में क्या लाइन, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, जब उसका बॉल खो गया है तो अब वो लर्न कर रहा है चीजों को लेकर, की कोई भी जो वस्तु है, जो पोजेशन है, उसका जो नेचर है वो ट्रांजिएंट नेचर होता है, और वो उस चीज को वो ग्रास्प कर रहा है, चीजों को सोच रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब लॉस जो है वो उसका जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको वो प्राप्त कर रहा है, समझ रहा है उस चीज को। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे जो है उस लॉस को, है ना, ओवरकम करके वो स्टैंड अप करना है, दैट मीन्स उसको एक्सेप्ट करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और इस बात को जानना है कि हर एक व्यक्ति को एक दिन ये चीज जानना ही पड़ेगा, यदि किसी चीज को वो लॉस करता है, कोई भी पोजेशन लॉस करता है, या फिर किसी व्यक्ति किसी भी चीज को लॉस करता है, वो जो लाइफ का जो पार्ट है वो इम्परमानेंस ऑफ नेचर है, तो उसके बारे में है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना, समझते हैं, जानते हैं कि कैसे क्या करना है, स्टैंड अप करना है इस चीज को लेकर, ठीक है। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है, व्हाट इमोशंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली कन्वेड बाय द फ्रेज डेस्परेट आइज एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो ये जो दो फ्रेज यूज किया गया है, तो किस तरीके का इमोशंस बताया गया है। डेस्परेट आइज है, डेस्परेट आइज दैट मीन्स जब उसका बॉल खोया है तो वो दुख है, उसके आंखों से वो देखता है, डेस्परेट है, वो बॉल उसका खोया है। एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस होता है मतलब नॉलेज ऑफ लॉस, मतलब लॉस होने के बाद जो उसने नॉलेज गेन किया उसके बारे में वो चीज जो है सो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। यहाँ आप देखिए डिस्पेयर निराशा है, यस निराशा है, वो तो होगा ही। एंगर क्रोधित, तो एंगर नहीं दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन, यस, एंड हेल्पलेसनेस, ये दोनों चीज जो होगा वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, क्योंकि बॉल उसका क्या हो गया, वो खो गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप, ये जो फ्रेज जो यूज किया गया हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट अबाउट द बॉयज इमोशनल ग्रोथ, बॉय के इमोशनल ग्रोथ को क्या सजेस्ट करता है ये फ्रेज, इसको इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। द फ्रेज शोज दैट द बॉय इज लर्निंग रेजिलियंस, ठीक है, और ये फ्रेज जो है शो करता है कि बॉय जो लड़का है वो कैसे रेजिलियंस सीख रहा है, दैट मीन्स दृढ़ संकल्पित होने को वो सीख रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, लेकिन बार बार ऑब्स्टेकल्स आता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को करना चाहते हैं, तो वो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें जो रेजिलियंस है उसके बारे में वो बताया गया, और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है इस लॉस को। बाय फेसिंग दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस ही रियलाइजेस दैट लाइफ डिमांड्स करेज, और जो ये फेस कर रहा है, ये अपने एक्सपीरियंस ऑफ लॉस को जो फेस कर रहा है वो रियलाइज कर रहा है ना, ही रियलाइज दैट लाइफ डिमांड्स करेज, ठीक है। और लाइफ जो है वो क्या करता है, डिमांड करता है करेज, मतलब साहस होना चाहिए, लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो
पजेशंस है, यदि वो आपका पजेशंस कोई भी यदि खो जाता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू स्टैंड अप, ये चीज सिंबलाइज करता है इमोशनल मैच्योरिटी, कि कैसे जो है बच्चा, मतलब वो तो लॉस कर गया, बॉल बॉल तो उसका खो गया, और कैसे उसको इमोशनली वो मैच्योर होना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। द स्ट्रेंथ टू ओवरकम ग्रीफ एंड रेडीनेस फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है। द स्ट्रेंथ टू ओवरकम ग्रीफ एंड रेडीनेस फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ है ओवरकम करने का, ग्रीफ का, ठीक है, और रेडीनेस होना चाहिए फ्यूचर चैलेंजेस को लेकर, मतलब अभ्यस्त होना चाहिए कि हाँ लाइफ में इस तरह की यदि कोई घटनाएं होती है तो पहले तो हम ओवरकम कर पाएंगे ग्रीफ को, और यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो हम उस चीज से वाकिफ होंगे और उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उस चैलेंजेस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which phrase from the extract conveys the poet's idea that loss is universal। अब कौन सा फ्रेज है जो कविता का लाइन है, इसमें वो चीज बताया गया है कि लॉस यूनिवर्सल है, ठीक है, वो चीज। तो नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये कविता का लाइन दिया गया है, ये चीज कि हर एक व्यक्ति को ये चीज तो सीखना ही पड़ेगा कि कभी ना कभी जो है सो उसको उससे अडेप्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लॉस जो है वो हर व्यक्ति के लाइफ में किसी न किसी रूप में कोई भी चीज लॉस होता है, तो वो एक ट्रांजिएंट नेचर है किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी चीज पजेशंस हो या फिर कोई पर्सन या फिर थिंग्स हो, तो उस चीज को वो कोई भी व्यक्ति को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, एक दिन। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks with a phrase to suitably complete the sentence। the loss of his ball symbolizes, जो लॉस ऑफ द बॉल है वो क्या चीज सिंबलाइज करता है इन लाइफ, ठीक है। ये चीज सिंबलाइज करता है कि इनएविटेबल लॉसेज एंड हार्डशिप्स वन मस्ट फेस, ठीक है। तो ये चीज सिंबलाइज करता है, ठीक है। द लॉस ऑफ हिज बॉल सिंबलाइज करता है द इनएविटेबल लॉसेज, ठीक है, मतलब इनएविटेबल में जिसको कि आप टाल नहीं सकते, है ना। यदि इनएविटेबल लॉस है, मतलब यदि कुछ लॉस होना है तो वो हो जाता है, तो उसको हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और हार्डशिप्स वन मस्ट फेस, और हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, वो हार्डशिप वो फेस करना ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर आगे हम लोग ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पर, ठीक है। और ये देखिए सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका ये एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में देखिए क्या है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern, ठीक है। ये चीज देखिए आप, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, ठीक है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a novel wild beast greets you, मतलब जैसे आप फॉरेस्ट में कभी आप वंडर कर रहे हैं, टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, घूमने के लिए गए हैं, और यदि आपको जो है एक नोवेल वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, यदि आपको एक नोवेल जंगली जानवर कोई आपको वेलकम करता है, जिसके शरीर पर विथ ब्लैक स्ट्रैप्स, उसके शरीर पर जो है सो, है ना, उसका जो शरीर होगा वो येलो ग्राउंड होगा, येलो कलर का होगा और पीला कलर का होगा, और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रैप्स होगा, ब्लैक कलर का वो धारीदार होगा, ठीक है, लाइन खींचा होगा। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप नोटिस करें कि जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, मतलब जो ही आपने नोटिस किया, आपको पता चला कि वो आपके ऊपर क्या कर दिया, वो अटैक कर दिया है। ये सिंपल रूल है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ठीक है। आपको एकदम से क्विक से आपको समझ जाना है, ये कोई दूसरा जानवर नहीं, केवल और केवल कौन है, बंगाल टाइगर है। उसी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो क्या है, एक नोवेल वाइल्ड बीस्ट है, ठीक है, और उसका जो ग्राउंड है, मतलब बॉडी का जो ग्राउंड है वो येलो कलर का है, और उस येलो कलर पर ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स है। उसके बाद जब आप उसको जो ही देखते हैं, ठीक है, जो ही नोटिस करते हैं, क्विक से आपके ऊपर अटैक करता है, तो आपको एकदम समझ जाना है कि कोई और दूसरा जानवर नहीं, वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। ये चीज है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट इंप्लाई बाय रेफरिंग टू द बंगाल टाइगर एज अ नोबेल वाइल्ड बीस्ट, ठीक है। तो ये चीज है कि व्हाट डज द पोएट इंप्लाई बाय रेफरिंग टू द बंगाल टाइगर एज अ नोबेल, क्यों उसने रेफर किया है पोएट कि बंगाल टाइगर को एक नोबेल जो है वाइल्ड बीस्ट है ना,
वो बताया है, ठीक है। द टाइगर इज मैजेस्टिक एंड डिग्निफाइड डिस्पाइट इट्स फेरोसिटी, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। मैजेस्टिक है, वो भव्य है, नोबेल जो वर्ड यूज किया गया, ठीक है। मैजेस्टिक डिग्निफाइड है, ठीक है, तो ये चीज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड ग्राउंड इन द लाइन विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड रेफर टू करता है, मतलब वो टाइगर जो है, टाइगर का जो बॉडी है, वही बॉडी को बताया गया कि वो येलो ग्राउंड है और उसके ऊपर जो है सो वो क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, ठीक है। तो द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टाइगर्स येलोइश स्किन और फर, ठीक है, ये उसका जो है बैकग्राउंड कलर है, जो कि उसके स्किन का जो कलर है वो येलोइश स्किन है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का वो क्या है, स्ट्रैप्स है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बंगाल टाइगर, तो पोएट जो है वो कैसे वो ह्यूमर यूज करते हैं, ठीक है, पोएट वो कैसे जो है वो ह्यूमर यूज करते हैं, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है, कैसे वो ह्यूमर यूज करते हैं, ठीक है। द पोएट ह्यूमरसली एडवाइसेस दैट वन कैन रिकॉग्नाइज द बंगाल टाइगर इफ इट इट्स यू, ठीक है, और जो पोएट है काफी हास्यपूर्ण तरीके से उन्होंने ये चीज बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से बंगाल टाइगर को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है इफ इट इट्स यू, दैट मीन्स जो ही आप उसको नोटिस करते हैं वो आपके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। विच इज एन एग्जेजरेटेड, वो एग्जेटेड बढ़ा चढ़ाकर वो चीज बोला गया है, एंड प्लेफुल वे है, प्लेफुल वे है, तरीका है कहने का और डिस्क्राइब करने का उसके फेरोसिटी का, ठीक है। दिस एग्जेजरेशन क्रिएट करता है एम्यूजमेंट वाइल स्टिल हाईलाइटिंग द टाइगर्स डेंजरस नेचर, ठीक है, और ये जो एग्जेजरेशन है जो बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है वो क्रिएट करता है, एक एम्यूजमेंट को वो क्रिएट करता है, ठीक है, वाइल स्टिल वो हाईलाइट करता है टाइगर के डेंजरस नेचर को, ठीक है, ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये देखिए आपका सीबीएसई जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2025 में क्वेश्चन पूछा है, क्या है देखिए, इन द बॉल पोएम, ये जो बॉल पोएम कविता है, बेरीमैन, ठीक है, बेरीमैन के द्वारा लिखा गया, एक्सप्लोर करते हैं द थीम्स ऑफ लॉस, स्वाभाविक है इस कविता का थीम ही है लॉस का, बॉल उसका खोता है, ग्रोइंग अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो ग्रो करता है इमोशनली, वो ग्रो करता है ना, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। ऑल्सो आप देखिए आगे जो दूसरा रेफर किया गया है, मंडेला ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ फ्रीडम, अब जो नेल्सन मंडेला है वो भी एक्सपीरियंस किए हैं लॉस ऑफ फ्रीडम को, ठीक है, सफरिंग अलोंग विथ his countrymen during his growing years on the basis of his race and color, ठीक है। तो मंडेला ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मंडेला जो नेल्सन मंडेला है वो भी एक्सपीरियंस करते हैं लॉस ऑफ फ्रीडम को, ठीक है, एंड सफरिंग अलोंग विथ हिज कंट्रीमैन, ठीक है, और वो सफर कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ किसके साथ, कंट्रीमैन के साथ, मतलब जो फ्रीडम है, अपार्थेड सिस्टम था, आपको मालूम है, रंग भेद का था, जिसमें कि व्हाइट पीपल का सुप्रीमेसी था ब्लैक पीपल के प्रति, ब्लैक पीपल के ऊपर, तो ये चीज जो है ना, वो तो खुद सफर कर रहे थे, उसके साथ साथ जो उसके देश के जो नागरिक थे वो भी सफर कर रहे थे, ब्लैक पीपल, ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस एंड कलर, कंपेयर द एंड कंट्रास्ट द कॉमनलिटी ऑफ थीम्स इन बोथ द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको जो क्वेश्चन पूछा है आपको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करके बताना है दोनों के कॉमनलिटी को, कि क्या चीज दोनों में कॉमन है, जो बताया गया है लॉस, एक तो द बॉल पोएम है, उस बच्चे का बॉल खोता है और इसका थीम ही कविता क्या है, लॉस का, ठीक है, और जो दूसरा है फ्रीडम ऑफ लॉस का, ठीक है, वो नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला लॉ ऑफ फ्रीडम उसमें है, जो कि वो रेस के आधार पर, कलर के आधार पर जो है उनको फ्रीडम जो है वो नहीं मिलता है, ये दोनों में क्या कॉमनलिटी है वो बताना है आपको, ठीक है, ये देखिए। और ये जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको 100 से 120 शब्द में लिखना होता है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन देता है, ठीक है। इसमें देखिए बोथ द बॉल पोएम एंड मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है उसका, मंडेला, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हाईलाइट करता है इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है, ये चीज हाईलाइट करता है, इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस एंड द ग्रोथ दैट फॉलोज, ठीक है, एंड द ग्रोथ दैट फॉलोज, ठीक है, ये चीज इन द
पोएम द बॉय लॉसेज हिज बॉल, इस कविता में जो बॉल पोएम कविता है उसमें ये चीज बताया गया कि बच्चा जो वो क्या करता है, बॉल को खोता है। ये चीज सिंबलाइज करता है कि उसका फर्स्ट इनकाउंटर होता है विद ग्रीफ से, मतलब पहली बार वो फेस करता है ग्रीफ को, दुख को वो फेस करता है। एंड द हार्श ट्रूथ दैट मटेरियल थिंग्स कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस, ठीक है। और हार्श ट्रूथ वो सीखता है जो कि वो मटेरियल थिंग्स है वो आसानी से वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यदि उसको दूसरा बॉल दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उसका जो ग्रीफ है, जो दुख है उस बॉल के प्रति, पर्टिकुलर बॉल के प्रति जो उसका इमोशन है वो नहीं जाता है। तो मटेरियल थिंग्स वो क्या कर सकता है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो ये जो एक्सपीरियंस था टीच करता है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस को टीच करता है। सिमिलरली उसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला और उसके जो कंट्री मैन है, जो देश के नागरिक है, ब्लैक पीपल है, वो फेस करते हैं पेनफुल लॉस ऑफ फ्रीडम। उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, किसके अंतर्गत नहीं मिलता, रंग भेद के अंदर जो है सो नहीं मिलता, पार्थेर के अंदर। हाउएवर, हालांकि इंस्टीड ऑफ डिस्पेयर, मतलब निराश होने, इंस्टीड ऑफ डिस्पेयर उनको निराश होना चाहिए, लेकिन दे ट्रांसफॉर्म देयर सफरिंग इनटू करेज, वो क्या करते हैं, वो अपने सफरिंग को अपने करेज में वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। डिटर्मिनेशन टू फाइट फॉर जस्टिस, ठीक है, और वो डिटर्मिन होते हैं, ठीक है, वो दृढ़ संकल्पित होते हैं कि किस तरीके से जो है सो हमें जस्टिस के लिए वो फाइट करना है। While the boy's loss is personal and symbolic, Mandela's loss is collective and historic, ठीक है। और जो बॉय का जो लॉस है वो है ना, while the boy's loss is personal, जो लड़का है, जो बच्चा है, उसका लॉस जो वो पर्सनल है और सिंबॉलिक है, जबकि जो मंडेला का जो लॉस है वो कलेक्टिव और हिस्टोरिकल है, ठीक है, ये चीज। Yet both texts underline that true growth comes from accepting loss and transferring इट इनटू स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये फिर भी जो है, जो बोथ जो टेक्स्ट है दोनों जो है, बॉल पोएम पढ़े, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़े, और दोनों में जो है क्या होता है, सचमुच में जो ग्रोथ होता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना, लॉस को, और उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं स्ट्रेंथ में, लॉस को एक्सेप्ट करके और उसी चीज को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं किस में, स्ट्रेंथ में, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखें, अभी हम लोग लेक्चर 4 कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का कविता वाला सेक्शन इसमें हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसमें हम लोग द बॉल पोएम, ये दोनों अभी हम लोग देखें। अब जो है हम लोग मूव किए हैं अमंडा कविता पर, ठीक है। इसमें भी जो 2-3 साल में जो क्वेश्चन आया है वो शॉर्ट आंसर टाइप का और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अमंडा ऑलरेडी आपको सारा सिलेबस आपको पढ़ाए हुए। अमंडा कविता में आपको मालूम है एक बच्ची होती है जो कि उसकी माँ बार बार हर बात के लिए उसको वो डांटती है, और हमेशा वो जो है सो वो डांट से बचने के लिए अपने ड्रीम में वो खो जाती है ना। मरमेड सोचती है जो कि हम बन जाए, एक वंडर बन जाए, अनाथ बच्ची बन जाए, ठीक है। और वो फ्रीडम चाहती है ओवरऑल, ठीक है, कि उसकी माँ जो है बार बार जो डांटती है उसके लिए, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हम लोग क्वेश्चन पाते हैं, देखिए ये सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पे 2024 से 25 में क्वेश्चन पूछा है। समराइज द रूल ऑफ द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इन द पोएम अमंडा, ठीक है। तो समराइज द रूल ऑफ द यूज ऑफ पैरेंथेसिस, यहाँ जो यूज ऑफ पैरेंथेसिस है, ये दो कंट्रास्ट चीजों को दिखाया गया कि माँ है बार बार वो क्या करती है, वो डांटती है, और जो अमंडा है उस चीज से वो क्या होनी चाहती है, वो दूर होना चाहती है, उसको फ्रीडम चाहिए होता है। ये एक तरीके का पोइटिक डिवाइसेस है जो कि यहाँ पर यूज किया गया पैरेंथेसिस। तो द पैरेंथेसिस इन अमंडा सर्व करता है कॉन्ट्रास्ट को, किस तरीके का कॉन्ट्रास्ट, तो अमंडा का इंटरनल थॉट्स, ठीक है, अमंडा जो है उसका इंटरनल थॉट्स विद द एक्सटर्नल स्कोल्डिंग ऑफ हर पेरेंट, ठीक है। तो एक इंटरनल थॉट्स है, इंटरनल जो थॉट्स है उसका एक्सटर्नल जो स्कोल्डिंग है, ठीक है, उसके पेरेंट का, ठीक है। While the parents' reprimands reflect societal expectations, Amanda's dreamy escapism in parenthesis reveals her longing for freedom, imagination and individuality, ठीक है। तो जब आप इसमें देखते हैं जो पेरेंट्स है जो अमंडा के, दैट मीन्स यहाँ आप देखें कविता में उसकी माँ ही है जो कि बार बार वो क्या करती है, वो डांटती है, ठीक है, बार बार डांटती है, क्योंकि एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है उसकी माँ को, जो कि मेरी बच्ची पार्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, अच्छे से रहे, वो चीज उसके कंटेक्स्ट में वो एक्सट्रीम लेवल पर जाके वो डांटती है। और ये जो अमंडा का ड्रीमी एस्केपिज्म है, मतलब जब जब उसको वो डांट रही है तब अपने आप को वो स्केप कर लेती है उस चीज से, ठीक है, वो इंटरनली वो अलग ही दुनिया में वो है ना सोचने लगती है।
और ये चीज रिवील करता है लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, वो उसको फ्रीडम चाहिए। इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिटी, ये चीज एम्फेसाइज करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कन्फॉर्मिटी एंड पर्सनल डिजायर, और ये चीज एक कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। कॉन्फॉर्मिटी, जब रूल आप कोई चीज फॉलो करते हैं किसी के द्वारा, और एक पर्सनल डिजायर होता है लाइफ जीने का, तो वो दोनों ये चीज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, ये है सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 26। ठीक है, हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम अमंडा, अमंडा हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन एंड अमंडाज रेस्पॉन्सेस। ठीक है, तो हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम अमंडा, जो कविता है अमंडा, उसमें आप देखेंगे जो कि जो अमंडा जितनी बार बोला गया, बार बार मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट किया गया है, वो हाईलाइट करता है स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन एंड अमंडाज रेस्पॉन्सेस। ठीक है, ये चीज तो देखिए आप, द रेपिटेशन ऑफ कमांड सच एज, बार बार उसकी माँ के द्वारा उसको कमांड किया जाता है, बोला जाता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, शोज द कॉन्ट्रास्ट नेगिंग, है ना, डाटा जा रहा है, एंड स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन अमंडा, और अमंडा के ऊपर जो एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर है उसको वो प्लेस किया जाता है, उसकी इच्छा होती है माँ की, और जो हर साइलेंट रेस्पॉन्स, उसका जो साइलेंट रेस्पॉन्स होता है वो अपने डे ड्रीम में खो जाती है ना, ये अपने कल्पनाओं में खो जाती है, और उसको फ्रीडम चाहिए होता है इस चीज को लेकर, वो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है थ्रू इमेजिनेटिव डे ड्रीम्स। ठीक है, हाईलाइट करता है उसका लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए, स्केप करना चाहती है उस चीज से, वो दूर जाना चाहती है, किस चीज से, रेपिटेटिव स्कोल्डिंग से, जो उसकी माँ बार बार जो है बातों के लिए वो डांट रही है, उस चीज से वो क्या करना चाहती है, वो दूर जाना चाहती है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और इसमें भी देखिए दो चैप्टर को जो है सो कंसीडर करके, कंपेयर करके सवाल पूछा है, और इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछता है ये अपने आप में थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन होता है। दोनों का स्टोरी सेम रहेगा, तो उसी लाइन पर देखेंगे जो कि कुछ न कुछ क्वेश्चन को कंपेयर करके उस हिसाब से पूछता है। जैसे देखिए, अमंडा एंड वली बोथ रिप्रेजेंट अ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, यहाँ जो अमंडा है और वली है, दोनों के दोनों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। ठीक है, एग्जामिन द एबव ऑब्जर्वेशन विथ रेफरेंस टू द टू टेक्स्ट। ठीक है, कौन कौन सा टेक्स्ट है, अमंडा है और मैडम राइट्स द बस है। ठीक है, ये दोनों है, तो अमंडा एंड वली दोनों को दोनों जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। स्वाभाविक है, वली है, वली जो है वो बस राइड करना चाहती है, घर में बिना बिताए हुए दोपहर के समय वो बस पर वो चढ़ती है, और फिर दोबारा उसी बस से वो वापस लौटती है, तो उसका भी एक डिजायर था फ्रीडम का। ठीक है, वो चीज, और एक अमंडा आप कविता पढ़े उसमें भी जो है फ्रीडम का है वो डिजायर है। अब आपको एग्जामिन करना है और ऑब्जर्व करना है, रेफरेंस टू द टेक्स्ट, ये दोनों को टेक्स्ट को रेफरेंस में लेकर बताना है आपको। ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है कंपेयर करके आपको बताना है। देखिए, बोथ अमंडा एंड वली इम्बडी करती है यूनिवर्सल डिजायर है दोनों के अंदर, क्या, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का, दोनों को क्या चाहिए, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चाहिए। इन द पोएम अमंडा द यंग गर्ल फील्स रेस्ट्रिक्टेड बाय कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एल्डर्स, अमंडा में, कविता में ये बताया गया है जो यंग गर्ल है काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करती है, उसके उसको फ्रीडम फील नहीं होता, बार बार उसको कांस्टेंट लगातार उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हर बात के लिए उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है अपने माँ के द्वारा, इस वजह से जो है इसमें इस चीज को दिखाया गया है। उसके बाद सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मरमेड एंड ऑर्फन रेपेंजल। ठीक है, और इस कारण से जो है वो फ्रीडम पाने के लिए एकदम डे ड्रीमिंग में वो चली जाती है, और वो सोचती है कि हम काश मरमेड होते हैं एक समुद्र में, है ना, वो पानी में मरमेड इंडिपेंडेंट होके रहते, ऑर्फेन होते हैं, अनाथ लड़की होते, माँ बाप नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, फ्रीडम की बात करता है। फिर रेपेंजल होते, ठीक है, वो जो एक टावर है वहाँ पर, उसमें रहते, कोई बचाने के लिए नहीं आता, वहाँ पर अकेले रहते। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट से ये सब चीज बताया गया है। वेयर सी कुड इंजॉय कंप्लीट लिबर्टी एंड सॉलिट्यूड, यदि वो मरमेड होती, ऑर्फन होती, रेपेंजल होती, वहां पर यदि इस कैरेक्टर में होती, तो वो इंजॉय कर सकती थी, वो अपने लिबर्टी, कंप्लीट लिबर्टी और सॉलिट्यूड को वो इंजॉय कर सकती थी। ठीक है, उसी तरीके से इन द स्टोरी मैडम राइट्स द बस जो स्टोरी है, उसमें जो वली है
काफी ज्यादा वो क्यूरियस है और डिटरमिन्ड चाइल्ड है, काफी ज्यादा क्यूरियस है और डिटरमिन्ड चाइल्ड है, विशेस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हर होम। ठीक है, तो काफी ज्यादा क्यूरियस और डिटरमिन्ड चाइल्ड है, विशेस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हर होम। ठीक है, वो विश करती है एक्सप्लोर करने का, ठीक है, बियॉन्ड हर होम। ठीक है, ये चीज अपने घर से बाहर वो निकलना चाहती है। सी सेक्रेटली बोर्ड्स बस, वो चोरी छिपे जो है घर में किसी को बिना बताए हुए वो क्या करती है, वो बस वो लेती है, बस राइड करती है वो, और एक्सपीरियंस करती है एडवेंचर को विदाउट एडल्ट इंटरफेरेंस। वाइल अमंडा सिक्स इमेजिनेटिव एस्केप फ्रॉम अथॉरिटी, और अमंडा को हमेशा फ्रीडम चाहिए, एक अथॉरिटी से बार बार जो है उसको रेस्ट्रिक्ट जो किया जाता है मदर के द्वारा वो चीज। जबकि जो वली है सिक्स रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, जबकि वली है, वली को क्या चाहिए, रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन चाहिए, उसको वो एक्सप्लोर करना चाहती है। और ये बोथ कैरेक्टर जो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, यर्न करते हैं, दैट मीन्स क्रैव करते हैं वो चीज फॉर ऑटोनॉमी एंड हाउ देयर सेंसेस ऑफ फ्रीडम डिफाइंस देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, कैसे जो है वो बच्चे क्रेव करते हैं ऑटोनॉमी को, कैसे वो क्रेव करते हैं, ठीक है, और कैसे जो है हाउ देयर सेंस ऑफ फ्रीडम डिफाइंस देयर इंडिविजुअलिटी, और कैसे जो है उनका सेंस ऑफ फ्रीडम जो है डिफाइन करता है उनके इंडिविजुअलिटी को। ठीक है, ये चीज इसमें बताया गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी है आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, बार बार दोबारा रिपीट कर दे रहा है आपको। ये 6 नंबर का पूछता है और आपको 100 से 120 शब्द में जो है सो क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। ठीक है, देखिए अमंडा फ्रॉम द पोएम अमंडा इज ए टीनेजर लाइक एनी फ्रैंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी जो है कंपेयर किया गया है, तो अमंडा एक बच्ची है जो कि वो उसको फ्रीडम चाहिए, उसी तरीके से टीनेजर आप देखिए एनी फ्रैंक का जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसमें भी 13 साल की ये बच्ची है, एंड लिव्स इन हर फैंटेसी वर्ल्ड वेयर एज एनी इज ए चैटर बॉक्स। अमंडा जो है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में वो रहती है, उसको रेपेंजल बनना है, उसको मरमेड बनना है, उसको ऑर्फन बनना है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो एनी है वो चैटर बॉक्स है। ठीक है, What conversation will Annie Frank have with Amanda about different perspectives of life? ठीक है, write your answer in about 120 words. तो what conversation will Annie Frank have? तो किस तरीके का कन्वर्सेशन जो है वो एनी फ्रैंक का अमंडा के साथ रहता है। ठीक है, अबाउट डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का, जीवन के प्रति दोनों का जो नजरिया है वो अलग अलग है, वो किस तरीके का रहता है परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ दोनों का, तो वो चीज आपको लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए आप जो एनी फ्रैंक है और अमंडा है, ठीक है, ये अमंडा जो कविता है ये इंगेज करता है थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशंस अबाउट देयर पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। वही जो एनी है, ठीक है, known for introspective nature may discuss the complexities of human emotions and the importance of resilience in the face of adversity। तो दोनों का अलग अलग है, एक अमंडा है तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है पेरेंट्स से, तो उसमें आप देखेंगे कि एक फ्रीडम चाहिए उसको उस रेस्ट्रिक्शन से। वहीं दूसरी तरफ जो एनी है वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव नेचर की है, और जो उसका जो एक जो फेस कर रही है एडवर्सिटी को, जो विपत्ति को, जो डिफिकल्टी को जो फेस कर रही है, उसमें उसके इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस को दिखाया गया है कि कैसे उसको वो फेस करती है। ठीक है, फिर देखिए जो अमंडा है लिविंग इन हर फैंटेसी वर्ल्ड, अमंडा जो है काल्पनिक दुनिया में वो हमेशा रहती है, हमेशा एम्फेसाइज करती है पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द परस्यूट ऑफ ड्रीम्स। हमेशा ये चीज एम्फेसाइज किया गया है कि वो कल्पनाओं की दुनिया में होती है और कुछ कुछ ड्रीम्स है, सपने हैं जो कि उस चीज को, है ना, उस चीज को वो क्या करना चाहती है, वो उस लाइफ में वो जीना चाहती है, जैसे मरमेड है, ऑर्फन है, उसके बाद आपका रेपेंजल है। ठीक है, थ्रू देयर डायलॉग, इस डायलॉग से दे कुड एक्सप्लोर द नुआंसेज ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी, और वो अपने डायलॉग से ये चीज एक्सप्लोर कर सकता है, नुआंसेज जो बारीकी है, ठीक है, रियलिटी का, फैंटेसी का, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड इन देयर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एज टीनेजर्स नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये एक कॉमन ग्राउंड बनता है उसके एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का, क्योंकि दोनों के दोनों टीनेजर्स है। ठीक है, और कम उम्र की बच्ची है, दोनों में ये चीज दिखाया गया, और दोनों के दोनों वो नेविगेट करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की जो जटिलताएं हैं वो दोनों अपने अपने स्तर पर वो क्या करते हैं, वो नेविगेट करना चाह रही है। ठीक है, उसको वो सीखना चाह रही है, समझना चाह रही है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन,
ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 में क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, और 100 से 120 शब्द में आपको लिखना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा आप ध्यान रखेंगे वो 6 नंबर का होगा, ठीक है, और 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। ये देखिए आप, you have been asked to present an evaluation of the approaches of the mothers of both the baby seagull and amanda, ठीक है। देखिए बार बार जो क्वेश्चन पूछा है कैसे कंपेयर करके पूछा है, तो यहाँ देखिए यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोचेज ऑफ द मदर्स ऑफ बोथ। अब इसमें बताया गया है कि जो आप पढ़े हैं, आप हिज फर्स्ट फ्लाइट जो पढ़े हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो सीगल पक्षी है उसकी जो माँ उसको कैसे अप्रोच करती है, कैसे उसको सिखाती है, उसका जो सिखाने का तरीका है, और जो अमंडा में जो माँ है उसका जो सिखाने का तरीका है, ठीक है, तो वो चीज कैसे अप्रोच कर रहे हैं दोनों की मदर, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। towards their children. Write this presentation draft including your insights in about 120 words comparing the approaches of both parents. इसमें आपको दोनों पेरेंट्स का जो अप्रोच है करने का, ठीक है, तरीका, उस चीज को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, उस चीज को आपको कंपेयर करके जो है आपको बताना है कि दोनों पेरेंट्स कैसे अप्रोच करते हैं। आपको हमने बताया था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें 2 कहानी है, पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है आपका ब्लैक एरोप्लेन। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, सीगल उसमें पक्षी है, वो उड़ना नहीं चाहती है, चट्टान के किनारे पर बैठी है, उड़ना नहीं चाहती है, उसको डर लगता है। कैसे उसकी जो मदर है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, कैसे उसको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्या सब वो तरीका अपनाते हैं ताकि वो सीख जाए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अमंडा में जो आप देखें कविता में, उसकी माँ बार बार उसको डांटते रहती है हर बात को लेकर। तो दोनों का अप्रोच है, कैसा अप्रोच है, यही चीज जो है सो आपको बताना है, समझाना है, ठीक है। देखिए आप, वन एक्नोलॉजेस दैट बोथ पेरेंट्स, ठीक है, बोथ पेरेंट्स दोनों के दोनों, चाहे वो अमंडा की मदर हो, ठीक है, या फिर बेबी सीगल जो पक्षी उसकी मदर हो, डिजायर उन दोनों की इच्छा है कि वेल बीइंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, उन दोनों की इच्छा, पेरेंट्स है, माता पिता थे, तो इस दोनों कविता में दिखाया गया है कि दोनों की जो पेरेंट्स है वो सोचते हैं कि उनका बच्चा बेहतर हो, ठीक है, वेल बीइंग सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। हालांकि देयर अप्रोचेस डिफर वास्टली, लेकिन दोनों का जो अप्रोच है, दोनों का जो तरीका है बच्चों को डील करने का, वो एकदम से डिफरेंट है। कैसे? तो अमंडास मदर इज ओवर बियरिंग, emphasizing discipline and societal expectation which leads Amanda to retreat into her fantasies, ठीक है। और जो अमंडा की माँ है वो ओवर बियरिंग है, जरूरत से ज्यादा जो है होता है ना, जब आप देखभाल करते हैं उस चीज को ओवर बियरिंग, ये चीज इम्फेसाइज करता है जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन, और कुछ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है उस चीज के बारे में वो सोचती है, और ये चीज लीड करता है कि अमंडा जो है बार बार अपनी कल्पनाओं में खो जाती है, ठीक है, और उस फ्रीडम के बारे में सोचने लगती है। ये जो कंट्रोलिंग है, दिस कंट्रोलिंग नेचर स्टिफल्स अमंडाज इंडिविजुअलिटी, और ये जो कंट्रोलिंग नेचर है, कंट्रोल करने का, बच्चों का जो ये कंट्रोल करने का जो नेचर है, वो अमंडा के इंडिविजुअलिटी को वो क्या करता है, वो है ना, स्टिफल करता है। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं दूसरी ओर जो बेबी सीगल्स मदर है, इंप्लाइज अ टफ लव अप्रोच टू इनकरेज इंडिपेंडेंस, ठीक है। वहीं जो है बेबी सीगल मदर जो है, ठीक है, बेबी सीगल्स की जो मदर है इंप्लाइज करती है, वो टफ लव अप्रोच अपनाती है और इनकरेज करती है इंडिपेंडेंस को, बाय रिफ्यूजिंग टू फीड द सीगल अंटिल इट लर्न्स टू फ्लाई। यही जो उसका टफ जो अप्रोच है, टफ लव अप्रोच है कि तब तक उसको खाना नहीं देंगे जब तक वो फ्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो वो अंततः फाइनली वो फ्लाई करता है तभी उसको खाना मिलता है, तब तक उसको खाना नहीं मिलता जब तक वो फ्लाई नहीं करे। ये चीज जो है उसका टफ लव अप्रोच होता है उसको इनकरेज करने का। सी इंश्योर्स दैट इट फेसेस इट्स फियर्स एंड सर्वाइव्स, ठीक है, वो इंश्योर करना चाहती है कि वो उसका जो डर है वो खुद फेस करे और सर्वाइव करे खुद। वाइल अमंडाज मदर इन्फोर्सेस कंफर्मिटी, जबकि जो अमंडा की जो मदर है वो इन्फोर्स करना चाहती है कि ये चीज करो वो चीज करो, ठीक है, वो इन्फोर्स करना चाहती है, हर रूल्स को वो इन्फोर्स करना चाहती है, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। द सीगल्स मदर फॉस्टर्स ग्रोथ थ्रू चैलेंजेस, और सीगल जो पक्षी है उसकी मदर जो है उसमें वो ग्रोथ देखना चाहती है थ्रू द चैलेंजेस, उसको चैलेंज देकर, खुद वो सामना करते हैं, उस चैलेंज देकर उसको क्या करना चाहते हैं, वो उसको ग्रोथ देखना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है।
दस इसलिए द बेबी सीगल्स मदर नर्चर्स रेजिलियंस, इसलिए जो बेबी सीगल मदर है वो नर्चर करती है रेजिलियंस को, मतलब बार बार कोई यदि चैलेंजेस को फेस कर रहा है, बार बार जो है वो असफल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा है, वेल है, जबकि अमंडा की जो मदर है अनइंटेंशनली पुशेज हर चाइल्ड इनटू एस्केपिज्म, ठीक है, वो चाहती ही नहीं है, वो अमंडा की मदर वो चाहती है जो कि वो उसका वेलबींग चाहती है, उसका बेहतर चाहती है जो कि वो बेहतरी के लिए उसके बारे में वो चाहती है, लेकिन अनइंटेंशनली वो अनचाहे में अनजाने में जो है उसको वो स्केप करती है, पुश करती है उसको एस्केपिज्म में, दैट मीन्स वो स्केप करना चाहती है, घर में भी नहीं रहना चाहती है वो, है ना, और वो फ्रीडम चाहती है वो अपने थॉट्स में, इसलिए वो कभी रेपेंजल, कभी मरमेड, कभी जो है ऑर्फन लड़की वो बनना चाहती है, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग 3 कविता किए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसके बाद द वॉर पोअम, उसके बाद जो है अमंडा, ये तीनों हम लोग किए, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो फर्स्ट राइट के लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, उसमें भी जो रेस्ट जो कविता बचा हुआ है वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो कविता वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 4 पेज विदाउट फिर जो लिटरेचर का बुक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।